नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और बूथ लेवल अधिकारियों पर पड़ रहे जानलेवा दबाव की, जिसने उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मानवीय संकट खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की उस रिपोर्ट का भी जिक्र होगा जो जाति के मामले में न्यायपालिका के विरोधाभासी रुख को उजागर करती है। हम असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के उस दावे की पड़ताल करेंगे जिसमें उन्होंने गायक जुबीन गर्ग की मौत को हत्या बताया है। साथ ही नए डेटा संरक्षण नियमों पर भी चर्चा होगी जो खोजी पत्रकारिता के लिए खतरा बन सकते हैं। कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद मानवाधिकार हनन पर संयुक्त राष्ट्र की चिंता, भारत के वन आवरण के गुमराह करने वाले आंकड़े, यूक्रेन शांति वार्ता और भारत की गिरती जन्मदर, इन सभी मुद्दों पर भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहली और सबसे गंभीर खबर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और जमीनी स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों की बदहाली से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक दुखद घटना सामने आई है जिसने चुनावी ड्यूटी की अमानवीय हकीकत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर ड्यूटी में तैनात एक बूथ लेवल ऑफिसर ने कथित तौर पर जहर खाकर अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान विपिन यादव के रूप में हुई है, जो जैतपुर माझा के एक सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर तैनात थे। यह महज एक आत्महत्या का मामला नहीं है। रिपोर्ट्स का दावा है कि एसआईआर ड्यूटी के दबाव के चलते देश भर में बेलों की यह 17वीं मौत है। घटना के तुरंत बाद विपिन की पत्नी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में विपिन ने मरने से पहले आरोप लगाया कि उन पर तरबगंज के एसडीएम, नवाबगंज के बीडीओ और एक स्थानीय लेखपाल द्वारा काम पूरा करने के लिए लगातार और असहनीय दबाव बनाया जा रहा था। हालांकि प्रशासन का रवैया वही है जो अक्सर ऐसे मामलों में होता है। गोंडा की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। फ्री प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जिलाधिकारी ने दावा किया है कि शिक्षक परिवार संबंधी तनाव में थे और उन्हें अधिकारियों पर आरोप लगाने के लिए उकसाया गया होगा। प्रशासन का कहना है कि विपिन ने अपने बूथ का काम पूरा कर लिया था और उन पर कोई आधिकारिक दबाव नहीं था। प्रशासन ने तो यहां तक संकेत दिया है कि इस मामले में मृतक की पत्नी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। लेकिन यह मुद्दा अब केवल गोंडा तक सीमित नहीं रह गया है। इसने राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखी पोस्ट में लिखा कि एसआईआर की आड़ में पूरे देश में अराजकता फैलाई गई है। राहुल गांधी ने इसे कोई प्रशासनिक सुधार मानने से इनकार करते हुए इसे थोपा गया अत्याचार बताया है। उनका कहना है कि पिछले 3 हफ्तों में हार्ट अटैक, तनाव और आत्महत्याओं के कारण 16 बीएलओ की जान जा चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि एक एसआईआर प्रक्रिया को पूरा होने में आमतौर पर 3 साल लगते हैं, लेकिन अब इसे जल्दबाजी में थोपा जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि उनकी सरकार इसका विरोध नहीं कर रही है, लेकिन शर्त यह है कि किसी भी वास्तविक वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए। ममता बनर्जी का आरोप बेहद गंभीर है। उनका कहना है कि मतदाता सूचियां अब चुनाव आयोग के दफ्तर में नहीं, बल्कि बीजेपी के दफ्तर में बैठकर तय की जा रही हैं। बंगाल में भी बीएलओ पर काम का दबाव जानलेवा साबित हो रहा है। द टेलीग्राफ ऑनलाइन की एक विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 2 महिला बीएलओ ने काम के बोझ के चलते कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। जलपाईगुड़ी के मालबाजार इलाके में 46 वर्षीय शांतिमुनि उरांव का शव एक पेड़ से लटका मिला। वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी और 2016 से बीएलओ का काम कर रही थी। उनके पति सुक्कू इक्का का कहना है कि वह एक मतदाता के डेटा को लेकर बेहद परेशान थी और उन्होंने कई बार असहनीय काम के दबाव की शिकायत की थी। परिवार का कहना है कि एसआईआर शुरू होने के बाद से वो देर रात तक काम करती थी और उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, जिसे अधिकारियों ने नामंजूर कर दिया। दूसरी घटना नादिया जिले के कृष्णानगर की है, जहां 51 वर्षीय बीएलओ रिंकू तरफदार की मौत हो गई। उनके पास से मिले सुसाइड नोट ने तकनीकी खामियों की पोल खोल दी है। नोट में लिखा था, मैंने 95% ऑफलाइन काम पूरा कर लिया है, लेकिन तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण मैं ऑनलाइन काम नहीं कर सकती। अगर मैं बीएलओ की ड्यूटी पूरी नहीं कर पाती, तो मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चुनाव आयोग का ऐप अक्सर क्रैश हो जाता है। ये कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, इसलिए सारा डेटा मोबाइल फ़ोन से ही भरना पड़ता है। कई बीएलओ
जो तकनीक के ज़्यादा जानकार नहीं हैं, उनके लिए ये प्रक्रिया एक सजा बन गई है। जो काम 2 साल में होता है, उसे 1 महीने में पूरा करने का आदेश दिया जा रहा है। साथ ही खर्चों की प्रतिपूर्ति न मिलने और अधिकारियों द्वारा लगातार धमकाए जाने के आरोप भी बीएलओ संगठन लगा रहे हैं। बीएलओ की मौतें सिर्फ यूपी और बंगाल तक सीमित नहीं हैं। गुजरात, राजस्थान और केरल से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। जयपुर में मुकेश जांगीर ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी, जबकि सवाई माधोपुर में हरिओम बैरवा की तनाव से मृत्यु हो गई। तृणमूल कांग्रेस ने इसे अमानवीय दबाव करार दिया है, जबकि बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शिकायतों की जांच का भरोसा दिलाया है। अब बात करते हैं असम की एक हाई प्रोफाइल खबर की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में एक ऐसा बयान दिया है जिसने संगीत जगत और राजनीति दोनों में खलबली मचा दी है। उन्होंने राज्य के लोकप्रिय संगीत आइकन जुबीन गर्ग की मौत को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि जुबीन गर्ग की मौत कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि एक सीधी सीधी हत्या थी। आपको याद दिला दें कि गायक जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में हुई थी, जहां वे चौथे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में प्रस्तुति देने गए थे। उनकी मौत समुद्र में तैरते समय रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। अब तक इसे एक दुर्घटना माना जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान ने मामले को पूरी तरह पलट दिया है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक विधानसभा में एक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान शर्मा ने कहा कि विपक्ष उनसे सबूत मांग रहा है, लेकिन ये कोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज है कि यह हत्या थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हत्या के आरोप में 4 से 5 लोगों को नामजद किया है, जिसमें एक व्यक्ति ने हत्या की और बाकी लोगों ने सहयोग किया। शर्मा ने बिना ज्यादा विवरण साझा किए संकेत दिया कि इस हत्या के तार कोविड महामारी से पहले शुरू हुए एक षड्यंत्र से जुड़े हैं और इसका कारण वित्तीय लेनदेन हो सकता है। उन्होंने कहा, हमारे पास सबूत हैं। विपक्ष द्वारा सीबीआई जांच की मांग को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की एसआईटी सक्षम है और वो 8 दिसंबर तक चार्जशीट दाखिल कर देगी, जिसके बाद जांच का दायरा और बढ़ाया जाएगा ताकि कोई भी दोषी बच न सके। सुप्रीम कोर्ट से 2 बेहद महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हमारी सामाजिक और सैन्य व्यवस्था पर असर डालती हैं। पहली खबर भारतीय सेना के धर्मनिरपेक्ष ढांचे से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ईसाई आर्मी ऑफिसर की बर्खास्तगी के फैसले को सही ठहराया है और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। मामला ये था कि इस अधिकारी को रेजिमेंटल सर्वधर्म स्थल में प्रवेश करने और वहां के रीति रिवाजों में शामिल होने से मना करने पर नौकरी से निकाल दिया गया था। अधिकारी ने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि उनकी ईसाई एकेश्वरवादी मान्यताएं उन्हें अन्य धार्मिक स्थलों के गर्भगृह में प्रवेश करने या अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं देती। उनके वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कोर्ट में कहा कि अधिकारी को सर्वधर्म स्थल के परिसर में जाने से समस्या नहीं थी, लेकिन पंजाब में उनकी तैनाती के दौरान वहां केवल गुरुद्वारा और मंदिर थे और उन्होंने केवल मूर्ति पूजा या विशिष्ट अनुष्ठान से मना किया था। लेकिन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने सेना के तर्कों को स्वीकार किया। कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की। जजों ने कहा कि कमालेसन सैकड़ों चीजों में एक उत्कृष्ट अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन वह निश्चित रूप से भारतीय सेना के लिए अयोग्य हैं, जो अपने अनुशासन और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के लिए जानी जाती है। सेना में सर्वधर्म स्थल प्रतीकात्मक रूप से सभी धर्मों का सम्मान और प्रतिनिधित्व करता है, और एक अधिकारी के तौर पर इसमें भाग लेना रेजिमेंटल जीवन का हिस्सा है। अब रुख करते हैं इतिहास के पन्नों और आधुनिक भारत के डेटा कानूनों की तरफ। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 136वीं जयंती के मौके पर द नेहरू आर्काइव लॉन्च किया गया है। ये शोधकर्ताओं और पत्रकारों के लिए एक खजाना है, जिसमें 77,000 पेज और 35,000 ऐतिहासिक दस्तावेज मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड द्वारा तैयार किए गए इस आर्काइव में नेहरू के लिखे कई दुर्लभ पत्र हैं। इनमें से एक पत्र बेहद खास है जो उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा था। इसमें वंदे मातरम और जनगण मन को लेकर बहस का जिक्र है। नेहरू ने लिखा था कि वंदे मातरम हमारे राष्ट्रीय संघर्ष से गहराई से जुड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो गीत आज़ादी की तड़प को दर्शाता है, जरूरी नहीं कि वो आज़ादी मिलने के बाद भी उपयुक्त हो। उन्होंने तर्क दिया था कि जनगण मन में विजय और पूर्ति का भाव है और इसकी धुन ऑर्केस्ट्रा या बैंड के लिए अधिक उपयुक्त है। इसके अलावा 1949 में सैनिकों को दिया गया उनका भाषण, जिसमें उन्होंने कश्मीर की रक्षा का संकल्प लिया था, और 1962 के युद्ध पर उनकी टिप्पणियां भी इस आर्काइव का हिस्सा हैं। इतिहास से निकलकर वर्तमान की डिजिटल दुनिया में आते हैं। भारत सरकार ने नए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों को मंजूरी दे दी है, जिसे लेकर आर्टिकल 14 ने एक चिंताजनक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट का दावा है कि ये नियम नागरिकों की निजता से ज़्यादा राज्य यानी सरकार की ताकत को बढ़ाते हैं। नियम 23 सबसे ज़्यादा विवादास्पद है। ये सरकार को गूगल,
व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसी भी यूज़र की जानकारी मांगने की शक्ति देता है। खास बात यह है कि इसके लिए किसी न्यायिक अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी और न ही उस यूज़र को बताया जाएगा कि उसकी जानकारी ली गई है। यह मेटाडेटा तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। विशेषज्ञों और एडिटर्स गिल्ड का मानना है कि यह खोजी पत्रकारिता के लिए मौत की घंटी साबित हो सकता है। पत्रकारों को अपने सूत्रों की सुरक्षा के लिए कोई छूट नहीं दी गई है। इसका मतलब है कि एक पत्रकार को अपनी जांच के दायरे में आने वाले व्यक्ति से ही उसका डेटा इस्तेमाल करने की सहमति लेनी पड़ सकती है, जो व्यावहारिक रूप से असंभव है। इसके अलावा आरटीआई कानून की धारा 8(1)(j में संशोधन करके पारदर्शिता को भी झटका दिया गया है। अब अधिकारी व्यक्तिगत डेटा का हवाला देकर जनहित की जानकारी देने से भी मना कर सकेंगे। कश्मीर से एक अंतर्राष्ट्रीय खबर आ रही है जिसने भारत सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के 8 विशेष प्रतिवेदकों ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर में मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। हालांकि यूएन ने आतंकी हमले की भी कड़ी निंदा की है, लेकिन साथ ही कहा है कि आतंकवाद से लड़ते समय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का सम्मान होना चाहिए। मकतूब की रिपोर्ट के अनुसार यूएन विशेषज्ञों ने कहा है कि हमले के बाद सुरक्षा बलों ने व्यापक अभियान चलाया, जिसमें लगभग 2,800 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें पत्रकार और मानवाधिकार रक्षक भी शामिल हैं। इन लोगों पर पीएसए और यूएपीए जैसे कड़े कानून लगाए गए हैं। रिपोर्ट में हिरासत में यातना, अज्ञातवास में रखने और वकीलों तक पहुंच न देने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विशेषज्ञों ने विशेष रूप से बुलडोजर कार्रवाई की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कथित तौर पर आतंकवादियों का समर्थन करने वाले परिवारों के घरों को ढहाना और उन्हें बेदखल करना सामूहिक दंड है। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के 2024 के उस फैसले का भी उल्लंघन है जिसमें मनमाने विध्वंस को असंवैधानिक बताया गया था। रिपोर्ट में गुजरात और असम में भी मुस्लिम घरों और मस्जिदों के विध्वंस का जिक्र किया गया है। यूएन ने भारत सरकार से इन कानूनों की समीक्षा करने और मनमानी गिरफ्तारियों की स्वतंत्र जांच कराने का आग्रह किया है। अब समय है हमारे खास सेगमेंट हरकारा डीप डाइव का। आज हम बात करेंगे बस्तर के माओवादी कमांडर हिडमा की मौत और उसके पीछे छिपी आदिवासी संघर्ष की एक जटिल कहानी की। पत्रकार शुभरांशु चौधरी ने हरकारा से बातचीत में इस मुद्दे की परतों को खोला है। हिडमा को अक्सर मीडिया और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एक खूंखार मास्टरमाइंड के रूप में पेश किया गया, लेकिन शुभरांशु बताते हैं कि असलियत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा थी। हिडमा स्थानीय आदिवासी समाज से आते थे और पिछले 2 सालों से उनका झुकाव हिंसा से हटकर लोकतांत्रिक रास्तों की तरफ हो रहा था। वे पैसा कानून, फॉरेस्ट राइट्स और आदिवासी स्वशासन के मुद्दों पर बात करना चाहते थे। दक्षिण बस्तर की कई कमेटियों ने तो बाकायदा एक प्रस्ताव भी लिखा था कि अब हथियारों को किनारे रखकर राजनीतिक बातचीत शुरू की जाए। लेकिन हिडमा 2 पार्टों के बीच पिस गए। एक तरफ माओवादी संगठन का शीर्ष नेतृत्व था, जो अब भी तेलुगु नेताओं के हाथ में है। उन्होंने हिडमा के शांति प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। कई बड़े तेलुगु नेता अपने लिए सुरक्षित रास्ते तलाश कर सरेंडर कर रहे थे, लेकिन हिडमा को मुहर्रे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। दूसरी तरफ सरकार थी। शुभरांशु का कहना है कि सरकार ने भी शांति प्रक्रिया को आदिवासी मुद्दों पर आधारित करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वे सिर्फ सैन्य सफलता चाहते थे। हिडमा चाहते थे कि उनका सरेंडर उनके समाज के अधिकारों और मुद्दों के समाधान के साथ हो, न कि सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन यही बात उनके खिलाफ चली गई। अंत में वो बिल्कुल अकेले पड़ गए। शुभरांशु चौधरी मानते हैं कि हिडमा की मौत सिर्फ एक कमांडर का अंत नहीं है, बल्कि उस आखिरी पुल का टूट जाना है जिसके सहारे बस्तर के आदिवासी अपने मुद्दों को हिंसा से हटाकर संविधान की भाषा में ला सकते थे। अब वहाँ माओवादी आंदोलन भले ही कमजोर दिख रहा हो, लेकिन आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के सवाल आज भी वहीं खड़े हैं, अनुत्तरित और अनसुने। अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति से एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति की सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और रूस के बीच अबू धाबी में गुप्त वार्ता चल रही है। अमेरिका के आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल ने रूसी अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच एक मसौदा शांति योजना पर शुरुआती सहमति बन गई है, जिसे अब रूस के सामने रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक इस योजना को जेनेवा में हुई बातचीत के बाद तैयार किया गया है और इसमें पहले के 28 बिंदुओं को घटाकर 19 बिंदुओं तक सीमित कर दिया गया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि यूक्रेन ने सौदे पर सहमति दे दी है, बस कुछ मामूली विवरण बाकी हैं। हालांकि क्षेत्रीय रियायतों और नाटो के भविष्य जैसे सबसे संवेदनशील मुद्दों को अभी इस ढांचे से बाहर रखा गया है और इन पर राष्ट्रपति ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच सीधी बात होगी। दूसरी ओर रूस ने संकेत दिया है कि वो किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जो पुतिन और ट्रंप के बीच हुए कथित पुराने समझौतों से अलग हो। बातचीत के बीच भी रूस ने कीव पर हमले जारी रखे हैं,
जो शायद वार्ता की मेज पर दबाव बनाने की रणनीति है। अब बात करते हैं भारत के भविष्य की, जो उसकी बदलती डेमोग्राफी यानी जनसंख्या से जुड़ा है। स्क्रॉल में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में भारी गिरावट आई है और अब देश की कुल प्रजनन दर रिप्लेसमेंट लेवल यानी 2.1 से नीचे चली गई है। इसका मतलब है कि एक पीढ़ी खुद को पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर पा रही है और भविष्य में आबादी स्थिर होकर घटने लगेगी। ये गिरावट सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, ग्रामीण भारत में भी प्रजनन दर तेजी से गिरी है। दिलचस्प बात यह है कि केरल और तमिलनाडु जैसे अमीर राज्यों में मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर उत्तर प्रदेश और बिहार की हिंदू महिलाओं से भी कम है। ये साबित करता है कि धर्म नहीं, बल्कि शिक्षा, आय और सामाजिक सुविधाएं जन्म दर को प्रभावित करती हैं। लेख में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। पश्चिमी देशों में जन्म दर गिरने का कारण महिलाओं का करियर बनाना और देर से शादी करना माना जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ महिलाएं अब भी जल्दी शादी कर रही हैं और लेबर फोर्स में उनकी भागीदारी बहुत कम है। इसके बावजूद वे कम बच्चे पैदा कर रही हैं। इसका कारण है बेहतर जीवन की चाह, बच्चों की अच्छी शिक्षा का खर्च और छोटे परिवार की समझ। अनुमान है कि 2060 के आसपास भारत की आबादी कम होना शुरू हो जाएगी। ये बदलाव भारत के लिए नई चुनौतियां लेकर आएगा। काम करने वाली आबादी कम होगी और बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी। सरकार को अभी से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है, ताकि हम इस जनसांख्यिकीय परिवर्तन के लिए तैयार हो सकें। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। ये थी आज की वो बड़ी खबरें जो आपके कल को प्रभावित करती हैं। हमें उम्मीद है कि हरकारा का यह अंक आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और सवाल हमें जरूर भेजें। आप हमें हरकारा के सबस्टैक पेज पर लिख सकते हैं या सोशल मीडिया पर भी संपर्क कर सकते हैं। हरकारा अब व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, ट्विटर और ब्लू स्काई पर भी उपलब्ध है। सुनते रहिए हरकारा, जहां शोर कम है और रोशनी ज्यादा। शुक्रिया। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।